नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा हमने आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपके सामने आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको इस स्लोगन के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि हम MCQ प्रैक्टिस क्लास करने वाले हैं। थोड़ा आवाज़ आज की वीडियो में ऊंची नीचे हो सकती है क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है, जिस कारण से तो उसके लिए हम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं। पर वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी आवश्यक है क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं, तो आप लोगों की कोऑपरेशन की मैं उम्मीद करता हूं। हम सीधा बात करते हैं क्वेश्चंस की और आपके सामने रखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर रहने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और आपने जो सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में, दोनों प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक सामान्य होते हैं और कुछ उनसे ऊपर स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। तो आपने सामान्य क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है वन ऑफ योर स्टूडेंट्स आस्क अ क्वेश्चन इन द मिडिल ऑफ योर टीचिंग और व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या करेंगे यदि कोई बच्चा कोई छात्र है वो आपके शिक्षण के बीच में ही एक प्रश्न पूछता है, जबकि आप उस समय ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। विल आस्क हिम टू आस्क क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक। आप कहेंगे कि मेरा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए उसके बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, या फिर लीव इट टू द क्वेश्चन एंड आस्क यू टू लिसन। आप कहेंगे कि क्वेश्चन को छोड़ो और चुपचाप बैठ करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनो, या फिर कहेंगे विल आस्क हिम क्वेश्चन ऑफ इनर विजन विच विल बी हेल्पफुल इन हिज थिंकिंग। और चौथा ऑप्शन दिया गया है लिसन पेशेंटली एंड ट्राई टू आंसर। धैर्यपूर्वक आप सुनेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? क्वेश्चंस का लेवल मैंने बताया है थोड़ा सा ऊपर है, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अगर कोई छात्र आपके शिक्षण के बीच में कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जिज्ञासा है। हो सकता है वो जिज्ञासा आप जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हो। तो आप उस स्थिति में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो है विषय हम पूरा करा लें उसके बाद में क्वेश्चन पूछें। अगर हो सकता है कि डाउट आया है और आप उसको तुरंत सॉल्व करा दे रहे हैं तो बच्चा अधिक सीख जाए। और जो लर्निंग होता है वो क्या होता है? टीचिंग का मतलब ही है कि बच्चा संतुष्ट हो जाए। लर्निंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान का ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसको उत्तर बताना है। तो इसमें क्या होगा, ये पहला विकल्प गलत हो जा रहा है। आप उसको बाद में सवाल बताने के लिए नहीं कहेंगे और डांटेंगे, ये जैसे कि लीव इट टू द क्वेश्चन एंड आस्क यू टू लिसन, ये भी बिल्कुल गलत हो जा रहा है। और तीसरा भी गलत है। आपको देखना है लिसन पेशेंटली, आप उसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो ये विकल्प चौथा है यही आपका आंसर सही हो जा रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी यही आंसर अपने मन में सोचा भी होगा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गुड टीचर्स आर दोज हु। अच्छे टीचर वह हैं जो टीच फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, जो किताबों के माध्यम से पढ़ाते हैं। टीच ओनली फ्रॉम द हेल्प बुक, जो सहायक पुस्तिकाएं होती है उन्हीं से केवल पढ़ाते हैं। या फिर राइट हेल्प बुक्स, जो सहायक पुस्तिकाएं होते हैं उनको लिखते हैं। या फिर इंस्पायरिंग थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स, या फिर कई सारे छात्रों को इंस्पायर करते हैं थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए। तो आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? आपका ये हिंदी में मत पढ़िएगा, इसको इंग्लिश में ही पढ़िए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इंस्पायरिंग थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। आप बच्चे के अंदर क्या करेंगे? स्वयं सोचने की क्षमता का विकास करेंगे ताकि बच्चा सोचने लगे और क्वेश्चंस या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में वो स्वयं जिज्ञासा उत्पन्न हो। टीचर का मुख्य कार्य क्या होता है? जिज्ञासा उत्पन्न करना, ताकि बच्चा स्वयं लर्निंग करना स्टार्ट कर दे। तो आपका आंसर नंबर इसका 4 विकल्प बिल्कुल सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। निम्न में कौन सी गुण जो है वो एक टीचर, एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सेटिंग द एग्जाम्पल्स, प्रोवाइडिंग इंडोर्समेंट, इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट टू डायरेक्ट। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सेटिंग द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू वो बच्चा को समझा रहा है, वो सही है, या फिर मैनेजमेंट कर रहा है, या फिर निर्देश दे रहा है, कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है आप बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेटिंग द एग्जाम्पल्स आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी लेसन प्लान को, किसी भी टॉपिक को एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को समझाते हैं, उदाहरण देके बताते हैं, तो उस समय बच्चा बहुत ही इन्वॉल्व रहता है, एक्टिव रहता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही एक्टिवली चलती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट आप विकल्प बिल्कुल इसका सही है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग लाइव क्लासेस ले सकें। आपको हम लाइव क्लासेस नहीं ले पाएँ क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर कम हैं। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन इमोशनली वायलेंस टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिटीज इज सीन। जो भावनात्मक रूप से संतुलित शिक्षक होते हैं उनमें कौन सा मॉडल देखने को मिलता है? आप बताएंगे। आपके विकल्प दिए हुए हैं। दे इंस्पायर द अदर पीपल, वे अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं। ही नोज हिज इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर्स, वे स्वयं के इमोशंस, जो भावनाएं होते हैं उनको समझते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं। या फिर तीसरा विकल्प कह रहा है ही कैन एसेस द रिएक्शंस ऑफ द अदर्स विच आर टू कम, जो दूसरे की प्रतिक्रियाएं होती हैं भावनाओं की, उनको वो समझ सकते हैं। या फिर चौथा विकल्प कह रहा है ही ट्रीट्स अदर सिंपैथेटिकली, जो सहानुभूतिपूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार वो दूसरों के साथ कर सकते हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो लोग इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, कोई एक टीचर है जो इमोशनली बैलेंस्ड है, तो उसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टीज नज़र आएगी? तो आपको आंसर बताना है कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो जो इमोशनली बैलेंस्ड होता है, टीचर की बात करें या कोई भी पर्सन की बात करें, वो दूसरों की भावनाओं को भी समझेगा और स्वयं की भावनाओं को भी समझेगा। तो आपका विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ही नोज हिज इमोशंस एंड अंडरस्टैंड इमोशन अदर्स, का दूसरों का भी इमोशंस वो समझ सकते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और उनमें गुण ये होता है कि वो अपनी भावनाओं को समझते हैं और उसको दिशा भी देते हैं, वो डायरेक्शन प्रदान कर देते हैं, कब पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन प्रदान करने में समर्थ होते हैं। तो आपका विकल्प दूसरा सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है? अ टीचर शुड क्लेरिफाई हिज और हर टीचिंग पर्पज बिकॉज, एक टीचर जो है वो क्यों अपने उस शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए? उसको क्या कारण होते हैं कि एक टीचर को अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट कर लेने चाहिए? पूछ रहा है विकल्प। इट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फॉर रीचिंग विजन, जो दूरगामी कहते हैं कि आगे तक की सोच रखने वाला, तो उसको प्रदान करने के लिए। या इट इज़ हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइज टाइम एंड रिसोर्स, टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए और संसाधनों का मैनेजमेंट करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? इट हेल्प्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओन वीकनेस, या कमजोरियों का, ओन वीकनेस मतलब स्वयं की कमजोरियों का जो है पता लगा सकता है इसमें। या फिर चौथा इट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड टीचिंग अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सही है, चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। क्योंकि यह क्या कह रहा है? यह प्लानिंग के लिए, टीचिंग हमारी अकॉर्डिंगली, जिस प्रकार से हम चाहते हैं किसी भी कक्षा में, किसी भी क्लास में, उसमें क्या करता है, हमारा जब पर्पज हम निर्धारित करते हैं, एम निर्धारित कर लेते हैं, तो क्या करता है वो प्लानिंग करने में हमें मदद मिलता है। और दूसरी बात अगर बात करें तो इसमें मूल्यांकन भी मदद मिलता है। जब हमारा एम सेट होगा तभी तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं। हमको पता है कि जब तक हम अपना उद्देश्य नहीं निर्धारित करेंगे, हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो हम मूल्यांकन किसका करेंगे? हमने उद्देश्य बनाया कि आज हम एक पाठ ख़त्म कर ले जाएंगे, तो आप बाद में अगर ख़त्म कर ले गए हैं, पढ़ के उसको समझ गए हैं एक लेसन, तो आपका मूल्यांकन आप करेंगे। लेकिन आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया है, आपने कहा कि हम आज कुछ ही नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, तो आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी
आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर्पज निर्धारित या एम डिसाइड करने को आता है तो मूल्यांकन भी उसमें ऐड कर सकते हैं और यह हेल्पफुल होता है प्लानिंग एंड टीचिंग के लिए। तो हम अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द वेराइबिलिटी ऑफ आर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय टीचर इज कॉल्ड एज। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रेजेंट करने के समय एक लेसन को टीचर जब क्लासरूम में कोई पाठ पढ़ा रहा है, कुछ उसमें लचीलापन है जो प्रेजेंट कर रहा है, मतलब टीचिंग डिलीवरी जब कर रहा है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसको क्या कहते हैं? थिंकिंग करिकुलम या फिर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी या कंप्रेहेंशन या प्रोसीजरल नॉलेज। आप क्या समझते हैं इससे क्या कहते हैं? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपको क्या लगता है कौन सा विकल्प सही होने वाला है? थिंकिंग करिकुलम, पाठ्यक्रम के बारे में सोचने वाला हो, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो इंस्ट्रक्शन होता है अनुदेशन उसको कहते हैं, या फिर कंप्रेहेंशन जो होता है कंप्रेहेंशन, या फिर प्रोसीजरल नॉलेज। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कहते हैं। जो लेसन प्लान के दौरान अनुदेशन ही तो करना होता है। लेसन में जब टीचिंग करता है तो शिक्षक क्या करता है? अनुदेशन करता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा गुड इवोल्यूशन ऑफ रिटन मटेरियल। आपको ध्यान रखना है रिटन मटेरियल के बारे में पूछ रहा है। शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, जो कि आधारित नहीं होना चाहिए। लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल प्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस व्हाट एवर इज रीड। जो कुछ भी पढ़ा जाए प्रोड्यूस करना, उसको उत्पादित करना ताकि हम उसको पुनः प्रोड्यूस कर सकें। एबिलिटी माने क्षमता। तो और फिर क्या है? चौथा विकल्प है कॉम्प्रहेंशन ऑफ सब्जेक्ट। जो है कौन सा इसमें सही नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है कि लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन किस पर का आधारित नहीं होना चाहिए, किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। लिखित भाषाई अभिव्यक्ति का, वो लिखकर भाषा की अभिव्यक्ति कर सकता है, इस पर आधारित होगा, बिल्कुल होगा। तार्किक प्रस्तुति, उसने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है उसको तार्किक क्रम में क्या वो व्यवस्थित रूप से प्रेजेंट कर पाता है कॉपी में। आपने एग्जाम्स में क्यों देखा जाता है, आप में अगर एग्ज़ाम आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन एग्ज़ाम पेपर में आपने उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया अपने लैंग्वेज में, तो आपको क्या नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और जो कुछ भी पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है, ये भी बिल्कुल देखा जाता है। तो आपको तीन चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। चौथा अगर बात करें कंप्रहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये इस पर बेस्ड नहीं होता है, इसका मूल्यांकन नहीं देखा जाता है कि विषय की समझ जो है कंप्रहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट जो है इस पर हम लिखित ही नहीं मूल्यांकन करते हैं, इसका मूल्यांकन हम कई तरीक़ों से कर ले जाते हैं जो कि होता है। तो इसमें तीन आपका सही हो जाता है। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने दिया था रचनावाद। बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में कौन सी विधा रचनावाद है? रचनावाद कौन सा है? बाय मीन्स ऑफ एक्टिविटी, क्लासरूम टीचिंग, बाय ड्राइंग डायग्राम्स, बाय टॉकिंग। कौन सा है? बच्चों के सीखने को निम्नलिखित में से कौन सी विधा रचनावाद मानी जाती है? गतिविधि के माध्यम से, कक्षा शिक्षण, चित्र बनाकर या बातचीत। बातचीत का मतलब बाय टॉकिंग यहाँ पर होता है। तो कौन सा सही विकल्प हो जाएगा आपको बताना है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड, जो रचनावाद होती है इसमें क्या होता है? हम कुछ रचना करें, कुछ हमारे अंदर नए विचार आए, जो कि कहते हैं ना अगर बात करें तो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन होता है। तो अपसारी चिंतन बच्चा कर सके, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सके, उसके लिए रचनावाद को बढ़ावा दिया जाता है और गतिविधि के माध्यम से। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बाय मीन्स ऑफ एक्टिविटी। जो एक्टिविटी होगा चिल्ड्रन के अंदर, उसी को तो बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में कौन सी विधा रचनावाद है? तो गतिविधि के माध्यम से बच्चा कैसे कैसे गतिविधियां कर रहा है, तो उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि बच्चा रचनावाद की तरफ कितना जानकार है, लर्निंग उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन कहता क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग इन क्लासरूम, जो निम्नलिखित में से किसे शिक्षा में प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी शोर ना हो, एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में हो, या फिर स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, या फिर मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की अधिकतम उपस्थिति। कौन सा गुण है, कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हमको पता लगेगा कि ये क्लास मोटिवेटेड टीचिंग के लिए उपयुक्त है, या कैसे माने हम संकेत कैसे प्राप्त होता है। तो पिन ड्रॉप साइलेंस एक अच्छा बात है, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में कभी नहीं होता, क्योंकि बच्चे हमेशा एक्टिवली रहेंगे तो पिन ड्रॉप साइलेंस संभव नहीं है ना। इतना डिसिप्लिन मैनर्ड आप नहीं रख सकते हैं बच्चों को। और ये भी अगर बात करें तो ये मोटिवेटेड का गुण भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिसिप्लिन में चला जाएगा। स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सही है, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे तो प्रश्न कहाँ पूछेंगे। अगर उनको आप डीमोटिवेट कर देंगे, उनको आपको क्या होता है, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, पुनर्बलन नहीं मिलेगा, तो बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे। उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो प्रश्न के माध्यम से ही तो पता चलता है। तो जब बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, हाईली एक्टिव हैं इन क्लास में, तो क्या है, आपको पता चल रहा है कि ये बहुत ही मोटिवेटेड क्लास है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जा रहा है, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम ऑफर्स, जनतंत्र गणतंत्र, डेमोक्रेटिक क्लासरूम ऑफर्स क्या देता है। फ्रीडम टू डू एनीथिंग इन द क्लासरूम, कुछ भी करने को आज़ादी, या फिर रिस्पेक्ट्स द इंडिविजुअल टैलेंट्स, या फिर यूज द पोटेंशियलिटी ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स, या यूजेज यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। कौन सा सही हो जाएगा, टीचिंग स्ट्रेटजी का यूज करने में, या फिर पोटेंशियलिटी जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनकी क्षमताओं का हम यूज कर रहे हैं वो सही होगा, या फिर हम इंडिविजुअल कोई टैलेंट है किसी भी प्रतिभावान बच्चे का तो हम उसका क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा गणित नहीं जानता है पर वो आर्ट में बहुत अच्छा कला बनाता है, जैसे कि हमने तारे ज़मीन पर मूवी देखा है, उसको डिसलेक्सिया रहता है बच्चे को, वो पढ़ने में उसको समस्या होती है, लेकिन क्या है वो आर्ट बहुत अच्छा बना लेता था, उसके अंदर टैलेंट था। तो हमको क्या करना है, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या ऑफर करता है, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट, किसी भी छात्र को ऑफर करता है, किसी भी छात्र को उसके टैलेंट को ऑफर करता है कि उससे बढ़ा सके हम, जनतंत्रीय जो क्लासरूम होता है। तो आपका विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राइट स्टूडेंट्स की जो क्षमता होती है उनको हम यूज बेसिकली करेंगे, लेकिन वो जनतंत्रीय क्लासरूम की विशेषता नहीं है। तो और कुछ भी करने को नहीं देंगे, तुम पढ़ा रहे हो, बच्चा वीडियो पीछे देख रहा है, तो ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम की विशेषता नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन ये भी बिल्कुल गलत हो जा रहा है। और 2 ऑप्शन बहुत ही अप्रोप्रिएट सही है, क्योंकि बच्चा के हर एक टैलेंट को, ऐसा नहीं है कि जो गणित पढ़ रहा है या जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वो जानकार है सापेक्ष किसके, आर्ट साइड्स के, जो आर्ट लिए हुए हैं, ऐसी धारणा बन चुकी है समाज में। या फिर लैंग्वेज में जो इंग्लिश बोल रहा है वो वेल एजुकेटेड है, और जो हिंदी बोल रहा है, अवधी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है वो नहीं जान कहते हैं। क्योंकि भाषा जो होती है ये क्या होती है, एक ज्ञान ट्रांसफ़र, अपनी भाषा व्यक्ति का केवल माध्यम है। तो उसी प्रकार हम सभी के टैलेंट को, इंडिविजुअल टैलेंट है तो उसको हम उसके जनतंत्र क्या कहता है कि हर एक अकेले का सम्मान किया जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कशन हो गया, सॉरी। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो इंटीग्रेटिंग अधिगम है सिस्टम, जो वो कौन सा है आपको बताना है। प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सटेंडिंग लर्निंग टू होम, घर तक जो है हमको अधिगम शिक्षण पहुंचाना है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस या फिर टीचिंग, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपको विकल्प बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करें तो क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है इसमें, और इसमें इन्फॉर्मेशन को देना रहता है, हर एक कंडीशन में आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। और तो ऑप्शन ये ही इसका सही आंसर हो जाता है।
हम घर तक उसको लर्निंग पहुंचाने की बात इसमें नहीं करेंगे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस और टीचिंग भी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप टेलीग्राम पर बताएं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम टेलीग्राम ग्रुप पे वॉइस मैसेज के थ्रू आपका जो डाउट होगा उसको हम निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, तो जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिवीजन करिए। और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपको बताना है द टीचर्स बिहेवियर व्हिच टेंड्स टू क्रिएट अ सोशल एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम इज। जो टीचर्स का बिहेवियर होता है वो सोशल एटमॉस्फेयर, सामाजिक वातावरण क्रिएट करता है, उसको क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन कहते हैं, सोशियोमेट्री कहते हैं। सोशियोमेट्री एक प्रकार का टेस्ट होता है, तो वो कहते हैं सोशियोमेट्री। आप लोग अगर बीएड में एडमिशन मिलता है तो आप लोगों को करने का मौका मिलेगा, या फिर जिन्होंने बीएड कर रखा है उन्होंने किया होगा सोशियोमेट्री टेस्ट। क्लासरूम क्लाइमेट कहते हैं उसको, या क्लासरूम इंटरेक्शन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सोशलाइजेशन सामाजिकरण कहते हैं, या सोशियोमेट्री कहते हैं, या क्लासरूम क्लाइमेट कक्षा का वातावरण कहते नहीं है। कक्षा का वातावरण कैसा है, क्लास का वातावरण जो वातावरण होता है वो कैसा है, क्लासरूम क्लाइमेट। और चौथा क्लासरूम इंटरेक्शन। तो आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको बताना है। आप लोग इसको नोट करते रहिए कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ताकि आपको इससे एक आइडिया मिल सके। तो क्लासरूम क्लाइमेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो क्लासरूम क्लाइमेट होता है, क्रिएट द सोशल एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लासरूम क्लाइमेट कहते हैं। और कक्षा का वातावरण कैसा है, बच्चा कैसा सीख पा रहा है। अगर कक्षा का वातावरण कहते नहीं है हेल्दी होगा, अगर पुष्ट होगा तो हम बच्चे को अच्छा ज्ञान सिखा सकते हैं, बच्चा अधिक सीखेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड हु इज प्रोफिशिएंट इन मदर टंग फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, दिस अकर्स ड्यू टू पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, नल ट्रांसफर, बायलैटरल ट्रांसफर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एक बच्चा है जो कि मदर टंग के सहारे हम दूसरी लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं पर वो सीख नहीं पाता है, ये किस कारण होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर के कारण, नेगेटिव ट्रांसफर के कारण, या नल ट्रांसफर, या फिर बायलैटरल ट्रांसफर। तो बात करें हम पॉजिटिव ट्रांसफर की, तो पॉजिटिव ट्रांसफर वो होता है जब मदर टंग से हम कोई एक फॉरेन लैंग्वेज या नई भाषा सीख ले रहे हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम सीख ले रहे हैं। और जो नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है वो मदर टंग के द्वारा हम मदर टंग को इतना पुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम कोई फॉरेन या कोई आधुनिक मॉडर्न लैंग्वेज सीख पाएँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेगेटिव वाला। तो आपको आंसर बी मिल गया है। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड। जो लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड है इसमें कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन विधि, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर विधि, या कोऑपरेटिव लर्निंग। कौन सा सही हो जाएगा? तो अगर बात करें हम कि कौन सा लर्नर सेंट्रिक मेथड है, छात्र या फिर सीखने वाला जो होता है उसके केंद्रीकरण के लिए है, जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी होती है? तो जो प्रदर्शन मेथड होता है ये भी नहीं होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस और क्वेश्चन आंसर, ये तीनों जो है ये टीचर सेंटर मेथड होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इसका आंसर सही हो जाएगा। सहयोगपूर्ण लर्निंग जो होता है, सहयोगपूर्ण अधिगम होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ये क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है या फिर लर्नर सेंटर मेथड है। तो आपको पता रहना है कि जो व्याख्यान विधि होता है ये कौन सी विधि है, ये शिक्षण जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। और चौथा विकल्प कोऑपरेटिव लर्निंग जो है बिल्कुल लर्नर सेंट्रिक होती है। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। जो लर्नर का डिफ़िकल्टी होती है, जो टीचिंग में समस्या आती है लर्निंग में, उसका हम मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे? समेटिव मूल्यांकन करेंगे, समेकित, या फॉलो अप इवैल्यूएशन करेंगे। फॉलो अप मतलब होता है पिछला, बच्चे ने पीछे कितना सीखा है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन करेंगे, या क्राइटेरियन रिफरेंस्ड इवैल्यूएशन करेंगे। क्राइटेरियन रिफरेंस मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक डोमेन में
जो मूल्यांकन होता है उसको क्राइटेरियन मूल्यांकन कहते हैं, उसमें कौन सा सही हो जाएगा, या फिर डायग्नोस्टिक निदानात्मक मूल्यांकन। तो हमें आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, समेटिव इवोल्यूशन नहीं होता है, फॉलो अप इवोल्यूशन नहीं होता है। हम बच्चे का पिछला रिकॉर्ड नहीं देखते हैं, बच्चा को समस्या क्या आ रही है तो समस्या आने पर हम किसका निदानात्मक जो मूल्यांकन होता है उसी को करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। और चौथा जो क्राइटेरियन है उसको हम स्पेसिफिक डोमेन जानने के लिए, बच्चा जैसे मैथ में है या आर्ट किसी है, संगीत म्यूजिक में है, या फिर कोई स्किल टेक्नोलॉजी का है, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवोल्यूशन मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन जो 3 नंबर है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन? जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है उसका उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में प्रमोट करना। जैसे कोरोना में हुआ कि बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए और प्रमोट हो गए हैं, और हाल ये हुआ, मुझे कहना नहीं चाहिए पर हाल ऐसा है कि उन्होंने कई बच्चों को तो हिंदी में लिखना नहीं आता है, वो राष्ट्रीयता नहीं लिख पा रहे हैं और वो इंटर पास करके आ गए हैं, ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए हैं। तो बताइए आप क्या होगा। टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, टू इन्हेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, टू इन्हेंस कोऑपरेशन इन क्लास, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफ़िकल्टीज। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मूल्यांकन का, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का, वो क्या होता है, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज होता है उनको समझना होता है, या फिर तो विकल्प बिल्कुल गलत है। इन्हेंस कोऑपरेशन इन क्लास, ये भी मूल्यांकन के थ्रू हम नहीं विकसित करते हैं। टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, प्रमोट करने के लिए हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इन्हेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, ताकि बच्चा कितना सीख रहा है हमको ये पता चले, हम बच्चे को कितना सिखा रहे हैं, बच्चा आगे कितना सीखेगा, इन्हेंस करना है। तो आपका बिल्कुल 2 नंबर जो है, सेकंड विकल्प, ये आपका सही हो जा रहा है, सेकंड विकल्प। और हम आगे क्वेश्चन पर पढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर प्रैक्टिसेस बाय प्रोवाइडिंग देम। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल, सूचना और संप्रेषण तकनीकी स्कूल्स में है, वो प्रदान करती है, शिक्षकों को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। किसके लिए, इम्प्रूव्ड एजुकेशनल कंटेंट। जो शिक्षक होते हैं वो कैसे प्रदान कर पाते हैं, इम्प्रूव्ड एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू, या फिर मोर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, या फिर मोर इंटरेक्टिव एजुकेशनल मटेरियल्स। इन सभी का जब प्रयोग करते हैं, ऑल दीज इसका सही हो जाएगा। जब हम इम्प्रूव्ड एजुकेशनल कंटेंट देंगे, मोर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स यूज करेंगे, क्योंकि हर बच्चे के लिए एक ही मेथड में हम टीचिंग करेंगे तो क्या होगा, परेशानी होगा, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा कम सीख पा रहा है, कोई मंद बुद्धि का बालक है, कोई इंटीग्रेटेड जो गिफ्टेड बालक है जिसका IQ लगभग 130 या 35 है, कोई 115 की बुद्धि लब्धि वाला है। तो उन बच्चों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मंद बुद्धि के बालक या मान लीजिए अलग अलग प्रतिभा के बालक हैं, तो उनके लिए हमको अलग अलग टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना होता है। तो इसमें ऑल दीज जो है ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। सामाजिक गुण क्या है लर्नर का, निम्न में से कौन सा आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक, सामाजिक गुण लर्नर का। तो पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, संवेदी परसेप्शन जो होता है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में, भावना, और थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता, पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, कल्पना करने की क्षमता, या फिर एबिलिटी टू रिलेट ऑन सेल्फ टू अदर्स। तो कौन सा, सोशल में हम क्या करते हैं, सामाजिक क्या है, हम अपने को दूसरे से जोड़ सकें। अगर एक बच्चा है मान लीजिए, तो ये दूसरों से जब जुड़ता है तो इसी को तो सोशल कहते हैं, जुड़ने पर ही तो समाज बनता है। तो एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स, जो हम दूसरों के साथ जुड़ सकें, तो इसकी क्षमता को ही क्या कहते हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे हम। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही डी नंबर हो जाएगा, एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लास्ट क्वेश्चन है।
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम अगली वीडियो बहुत जल्द कल ही ला सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल इनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। जो इनडायरेक्ट लर्निंग होता है, अप्रत्यक्ष लर्निंग, अधिगम, उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कौन सा इनकरेज करते हैं, कौन से लर्निंग मेथड को यूज करते हैं? लेक्चरिंग विथ एग्जाम्पल्स, टीम टीचिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑन सब्जेक्ट या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो कौन सा इनडायरेक्ट पूछ रहा है, इनडायरेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम बात कर लें डायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट आपको पता चल जाएगा ना। तो अगर हम लेक्चर्स की बात करें, लेक्चर जो होता है वो इनडायरेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट होता है। लेक्चरिंग विथ एग्जाम्पल जो है ये डायरेक्ट मेथड है, और टीम टीचिंग भी डायरेक्ट होता है। इसमें शिक्षक बहुत ही इन्वॉल्व रहता है, टीम टीचिंग में बच्चे बहुत इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, एक डेमो गणतंत्र, जिसको जनतंत्र भावना कहते नहीं है, उसमें उसका वातावरण फैलता है। और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना, ये भी क्या है, ये सब डायरेक्ट मेथड के जो है एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट लर्नर होता है। प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको क्या करना होता है, आप प्रोजेक्ट्स पर कार्य करेंगे, आपको उससे सीख मिलेगी, आप उससे सीख पाएंगे, आपको उससे लर्निंग होगा। तो आपका विकल्प चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इनडायरेक्ट लर्निंग को इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो आप बताएंगे वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, भावी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग सफल होइए, और हम मिलते हैं नए क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद,